उपन्यास एवं कहानियों में आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 24। अगर आपने पिछले भाग को नहीं सुना है तो उसे प्लेलिस्ट पर जाके सुन सकते हैं। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसू की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ जी आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरियां बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया था और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवाकर साइवान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पत्तलें, प्याले वगैरह रखे गए थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाए, इस पर बुआ जी और महाराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरने यस जबान चलाए रहो, अब इन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की ही राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव की महारी ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना उत्साह बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी और नहाकर तरकारी काटती। उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार, रंगीन, उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत का क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुंधा रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलक आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेती, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी भी न किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनगिन अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों का इंतजाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया, तो उसका मन होता वह सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछकर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती
और चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैंने कभी नहीं खाई थी, सुधा कहती, और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद करते नहीं बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी, ब्याह को अब कुछ 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूजे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो, क्या कराए चंदर? अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हो। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दो तुम्हारे। अरे पागल हो गई? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंखें पूछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दी तो आऊंगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा मान जाएंगे। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बातें करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बातें भी न कर सकी। अब क्या करना है चंदर? जैसा कर रहे हो वैसा तो कर रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, अभी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के, बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है। ये भी हमारी जान की ग्राहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांगे तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया सुधा, और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था, और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं। तस्तरी प्याले, कुल्हड़ पत्तलें, कालीने दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी की आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने की बजाय पतले धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार सहनाइयों की आवाजों में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कड़कड़ छत बिछत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों के सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस वक्त उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी।
और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे नचा रहे थे और वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थी कि उसकी कानों से टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर बांधे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का एक दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा फूंकते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाते जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने की एक दिन पहले उस छत पर जहां सुधा रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह बचना चाहता था, अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे में भागकर भीड़ में मिल जाना चाहता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर से अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते सब कुछ भूल गया था। गुनाहों का देवता यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।